एक और अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है, यूक्रेन से है। यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर का हमला यहां पर हुआ है और ये बड़ी खबर जो कि रूसी ठिकानों से जुड़ी हुई है। रूसी ठिकानों पर अनगाइडेड मिसाइलें बरसाई गई हैं। हमले में रूस के सैन्य मोर्चे बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। अगर कोई भी देश युद्ध में आगे आता है, दो देशों के बीच में टकराव की स्थिति होती है तो तबाही भी दोनों तरफ होगी। यूक्रेन जहां चप्पे चप्पे पर तबाही आपको दिख जाएगी, लेकिन यूक्रेन अभी भी पलटवार कर रहा है। कई शक्तिशाली देशों का समर्थन है। ऐसे में यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर से हमला हुआ, रूसी ठिकानों पर यह हमला हुआ, अनगाइडेड मिसाइलें बरसाई गई हैं। हमले में रूस के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं और रूस के लिए यह बड़ा नुकसान है, जिससे बौखला गए हैं व्लादिमीर पुतिन। यूके देवनाथ सर इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। यूके देवनाथ सर, व्लादिमीर पुतिन अपने अड़ियल रुख के लिए या फिर ये कहिए जिद्दी पने के लिए जाने जाते हैं। जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। यूक्रेन जो 2 साल से तबाही झेल रहा है, लेकिन अभी भी खुद को डिफेंड भी कर रहा है, साथ ही साथ पलटवार भी कर रहा है, जिसका नतीजा सीधे तौर पर यह है कि रूस भी ये नुकसान भुगत रहा है। अब पुतिन भड़के हैं, भड़क कर होगा क्या ये युद्ध और ज्यादा भीषण हो जाएगा? जी हाँ, अभी इस युद्ध को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और इस युद्ध में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक महाशक्ति रूस के सामने एक साधारण सा देश यूक्रेन खड़ा हो रहा है। रूस ने जब ये हमला किया था 2022 की फरवरी में, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि यूक्रेन जो है 1992 से पहले रूस का ही एक हिस्सा था। जब रूस टूट गया तो यूक्रेन भी एक छोटा सा आजाद देश बन गया। अब दिक्कत ये आ रही है कि यूक्रेन को दुनिया के जितने पश्चिमी मुल्क हैं, नेटो मुल्क हैं और खासतौर से अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में हेल्प कर रहे हैं, सैन्य सहायता दे रहे हैं। तो रचना जी, इसीलिए जो समीकरण है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है पुतिन के लिए। पुतिन और क्रेमलिन ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में नेटो देश युद्धक सामग्री यूक्रेन को भेजेंगे। अब तक जो नेटो का चार्टर 5 था, उसके अनुसार नेटो देश एक दूसरे की मदद के लिए तभी सामने आएंगे जब अगर किसी नेटो देश पर हमला हुआ। और गौरतलब बात है कि फरवरी 2022 में और आज भी यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। तो पुतिन ने ये आकलन किया था कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करते हैं तो नेटो देश यूक्रेन की मदद के लिए खुलेआम सामने नहीं आएंगे। लेकिन पुतिन की ये जो गणना थी वो गलत निकली, तो इसीलिए वो बहुत नाराज हैं। अभी जैसे छन छन के खबरें आ रही हैं कि सुहाली कॉरिडोर में नेटो देश जो है अपना जमावा बढ़ा रहे हैं, वहां पे न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर रहे हैं। तो ये सुहाली कॉरिडोर जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ये लिथुआनिया के बीच में, पोलैंड के बीच में है, और वहां अगर क्रिटिकल न्यूक्लियर वेपन्स का तैनाती होती है तो सीधा खतरा रूस के ऊपर है, बेलारूस के ऊपर है, और रूस का जो कलिनिनग्राद कॉरिडोर है बाल्टिक सागर के पास, उसके ऊपर है। इसीलिए पुतिन भड़के हुए हैं। जी, पुतिन भड़के हैं और पुतिन के भड़कने का मतलब ये है कि तबाही और ज्यादा ताकत के साथ अब करने की तैयारी। मेजर शाह, जिस तरीके से रूस और नेटो देशों के बीच में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा है, व्लादिमीर पुतिन पहले से ज्यादा भड़के हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यूक्रेन को छोटा देश समझकर नजरअंदाज करते रहे। कई ऐसे एक्सपर्ट भी रहे, हम लोग भी ये समझ रहे थे शायद यूक्रेन बहुत जल्दी घुटने टेक देगा। अब उसका नतीजा ये है कि 2 साल से ऊपर हो गए हैं, डटा हुआ है अभी भी, भले ही तबाही झेल रहा है। अब जब यूक्रेन ने पलटवार किया, रूस ने तबाही झेली, तो फिर से पुतिन भड़क गए। परमाणु युद्ध के खतरे को कैसे देखें? जी, आपने बड़ी दुरुस्त बात की रचना जी। देखिए, परमाणु युद्ध इतना भीषण, इतना एडवांस, इतना आगे जाके तब आएगा, तब खुलेगा। तो इसका खतरा, हम गुफ्तगू में थे तकरीबन 2 साल पहले भी इसी मुद्दे पे, तो हमने बात की थी कि नहीं, परमाणु युद्ध तक हमने कहा था, हमने एनालिसिस दिया था, तो हमको उस टाइम पे ये नहीं दिखा था ये। लेकिन इतना रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, तबातोड़ हमले किए, यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई कर पाया और डटा रहा है। 2 साल से ऊपर हो गए हैं, डटा रहा है। लेकिन अब परमाणु अगर युद्ध खुलता है तो इसमें बहुत ही भीषण, बहुत ही गंभीर,
और बहुत ही खतरनाक बात होगी। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं 2 साल के बाद भी मुझे फिलहाल तो अभी नहीं लग रहा है कि ऐसे परमाणु युद्ध खुलने वाला है। एक तरफ जहां पर यूक्रेन और रूस का जंग चल रहा है, वहां पे आप देखिए इजराइल और बल्कि हमास, बाद में ये ईरान, और ये अलग तरीके से ये तब्दील हुआ, और ये एक तरीके से गल्फ युद्ध भी यहाँ पे हो रहा है। एट द सेम टाइम चाइना ताइवान की टेंशन बढ़ रही है, अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है चाइना से। तो बेसिकली हर जगह पे, पूरी दुनिया भर में ये टेंशन हर जगह पे कहीं ना कहीं पे है। जोड़ के अगर तार जोड़ दिए जाएं तो देखेंगे ये टेंशन है। लेकिन क्या इतनी टेंशन के बाद परमाणु युद्ध दिख रहा है? अभी फिलहाल स्टिल मैं बोलूंगा कि क्योंकि मैं एक आशावादी हूं, मैं कहूंगा कि नहीं, अभी परमाणु युद्ध तक अभी तक बात नहीं पहुंची है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद ना भी। आशावादी होने के नाते हम तो लोग ये मानकर चल रहे थे कि युद्ध बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, या तो यूक्रेन झुक जाएगा या तो रूस पीछे हट जाएगा। लेकिन ये आशाएं धरी की धरी रह जाती हैं जब इस तरह से युद्ध टकराव की स्थिति आगे बढ़ती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ यूक्रेन और रूस ही आमने सामने नहीं है, अलग अलग देशों का जो अलग अलग टसल है, जो टकराव की स्थिति है, वो दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा है। आप रहिएगा हमारे साथ में। रूस पर हमला हुआ, यानी कि रूस के कई सैन्य ठिकानों को जब यूक्रेन ने तबाह कर दिया है तो व्लादिमीर पुतिन तो भड़क गए हैं। लेकिन रूस भी यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, और यूक्रेन में कहां कहां है बड़ी तबाही आप जानिए। डोनेट्स्क, जहां पर यूक्रेन सेना का फायरिंग पोजीशन पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। रूस के इसी हमले में नुकसान हुआ है। यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर रॉकेट से अटैक किया गया, वहां भी तबाही बढ़ी है। इसके बाद खार्किव में आप आ जाइए। डोनेट्स्क तो तबाही का मंजर देख रहा है, लेकिन खार्किव, यहाँ यूक्रेनी ठिकानों पर 22 ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन की रेल लाइन को पूरी तरह से उड़ा दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब निकोलेव में आप आ जाइए, यहाँ भी तबाही रूस ने ज्यादा दिखाई है। रूस ने 14 विदेशी लड़ाकों को खत्म कर दिया, क्योंकि यूक्रेन अकेला इस युद्ध में नहीं है। अलग अलग देशों की तरफ से मदद, अलग अलग देशों की तरफ से सैनिक, और वो 14 विदेशी सैनिक भी मारे गए। ज़ेपोरिजिया, यहाँ भी नुकसान बढ़ा। यहाँ जर्मन मर्डर फाइटिंग व्हीकल्स पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। यूक्रेन के 85 जवान इस हमले में खत्म हो गए। हथियार भी पूरी तरह से तबाह हो गए, यानी कि जो मदद मिल रही है रूस उसे भी खत्म कर रहा है, और जो विदेशी सैनिक हैं यूक्रेन में जो युद्ध की स्थिति में मोर्चा संभाले हुए हैं उन्हें भी खत्म कर रहा है। अब आ जाइए सुमी के इलाके में, जहां पर 10 इलाकों में 35 बार हमले किए गए हैं, 127 धमाकों के साथ। आप अंदाजा लगाइए कि ये तबाही किस तरीके से चारों तरफ होगी। ये धमाके कैसे एक के बाद एक गूंजते होंगे, सुने जाते रहेंगे। निपर, जहां पर यूक्रेन के 50 सैनिक और हथियारों का पूरी तरह से खात्मा रूस की तरफ से किया गया। अब रूस लगातार यूक्रेन की तरफ तबाही के निशान आगे बढ़ा रहा है, और इन सब के बीच में एंट्री हो गई है पोलैंड की भी। बड़ी खबर आप जानिए, पोलैंड की रूस को परमाणु धमकी सीधे तौर पर सामने आई है। जैसे मैंने कहा कि यूक्रेन के साथ कई देश खड़े हैं, तो पोलैंड भी खड़ा है। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं हमारे पास परमाणु हथियार हैं, तो जरा सोच समझ कर रहें। पोलैंड पर हमला मतलब परमाणु युद्ध, ये सीधे पोलैंड की तरफ से कह दिया गया है। वो कह रहे हैं हमारा बॉर्डर अब नेटो बॉर्डर है, इसीलिए हमारी तरफ आंख उठाने से पहले भी सोचना होगा। युद्ध की स्थिति में पोलैंड नहीं बल्कि नेटो लड़ेगा। यूके देवनाथ सर, यूक्रेन में भारी तबाही रूस ने मचा दी है, और ऐसा लगता है कि अब और देशों पर भी निगाहें हैं। इन सब के बीच में पोलैंड ने सीधे धमकी दे दी है कि अगर जरा भी आंखें तरेरी तो परमाणु युद्ध होगा। जी हाँ रत्ना जी, हो ये रहा है कि पश्चिमी देश और नेटो देश जो भी हथियार यूक्रेन को भेज रहे हैं, वो पहले अमेरिका से, पश्चिमी देशों से, नेटो देशों से आके जमा होते हैं पोलैंड में, और फिर पोलैंड और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहां से पश्चिमी यूक्रेन में एक बड़ा शहर है, बेस है लवीव, वहां जमा किया जाता है। फिर उसको यूक्रेन से पूर्वी यूक्रेन की तरफ युद्ध के लिए भेजा जाता है, यानी दोनेत्स्क हो गया, लुहांस्क हो गया, खैरसन हो गया, ज़पोरिज़िया हो गया। इसीलिए रूस को लग रहा है कि पोलैंड जो है बहुत एक्टिव मदद कर रहा है यूक्रेन की। अब जहां तक परमाणु खतरे की बात है, पोलैंड के का ये क्लेम करना कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, बेसिकली वो क्या बता रहे हैं कि ऐसे न्यूक्लियर वेपन हैं जो कि पश्चिमी ताकत ने, यानी अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। हाँ। ये पोलैंड के अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं है। हाँ, क्या न्यूक्लियर हथियार से रूस, और इसीलिए उसने कह दिया है कि अगर जरा भी रूस ने इस तरह की हरकत करनी शुरू की युद्ध की स्थिति में, तो पोलैंड नहीं फिर नेटो देश सामने आएंगे, नेटो लड़ेगा।
आप रहिए हमारे साथ। इन सब के बीच में इजरायल और ईरान को लेकर भी अपडेट मिल रहा है, तनाव यहाँ भी बढ़ रहा है। जैसे मेजर शाह ने कहा, अलग अलग देश हैं, आमने सामने है, टकराव की स्थिति है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो कई देशों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा कारनामा सामने आया है। ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का ऑपरेटिव ढेर कर दिया गया है। ऑपरेटिव इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ा हुआ है। अब जिस तरीके से तनाव की स्थिति है, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कर दिखाया है बड़ा कारनामा, जिसमें ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का ऑपरेटिव खत्म कर दिया है। साथ ही एक और अपडेट आप जानिए, इजरायल और सीरिया के बीच भी तनातनी जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेतन्याहू की सीरिया के राष्ट्रपति को सीधे तौर पर धमकी सामने आई है, गाजा युद्ध में कूदे तो उखाड़ फेंकेंगे सरकार। ये सीधे चेतावनी है। सीरिया को इजरायल की ओर से ये धमकी मिली है। असद को दी गई थी सरकार गिरा देने की धमकी। इजरायली धमकी के बाद युद्ध से दूर रहा है सीरिया। धमकी भी हो रही है, युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को पीछे खदेड़ने की भी कोशिश है और इस तरह की धमकियों के बीच में बयानबाजी भी खूब हो रही है। जानते हैं, इजरायली पीएम नेतन्याहू को अब गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है और ये डर इसलिए है क्योंकि गाजा में हुई है भयंकर तबाही। पीएम नेतन्याहू पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आईसीसी जारी कर सकता है इस पर अरेस्ट वारंट भी। साउथ अफ्रीका समेत कई देशों ने याचिका दाखिल की। इजरायल पर फिलिस्तीनियों को भूखा रखने का भी आरोप है और इन आरोपों के बीच में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो नेतन्याहू को डर है गिरफ्तार हो ना जाऊं। मेजर शाह, नेतन्याहू जो पीछे नहीं हटते, जो कह रहे हैं जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा पीछे हम हटेंगे नहीं। यहाँ मोर्चा तो था ही, ईरान के साथ भी मोर्चे पर डट गया है अब इजरायल, और इस बीच नेतन्याहू को गिरफ्तारी का डर। जी रचना जी, देखिए रचना जी, 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया इजराइल में, ये एक दरिंदगी वाली हरकत थी। ये एक बहुत ही गुनाह पाप था। ये एक जानवर वैशी वाली हरकत थी। अब जब इजराइल ने बोला हम जवाब देंगे इसका, तो हमास में 40,000 से ज्यादा लड़ाके हैं जिनके लीडरान बैठे हुए हैं कतर और अन्य देशों में। इन्होंने गुफाएं खोद रखी हैं और कई लोग कहते हैं कि गुफाएं अस्पतालों और स्कूलों के नीचे सुरंगें खोद रखी हैं। तो क्या हमास का खात्मा करना इतना आसान है? हमास एक आइडियोलॉजी है। हाँ, ये अलग बात है कि 2007-2008 में हमास एक इलेक्टेड रिपब्लिक, एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनकर वहां पे आई थी। लेकिन क्या ये वही हमास है? क्या ये वही हमास है जो इजराइल ने शुरू की थी? इजराइल ने ही इनकी पैदाइश की थी। आज की तारीख में हमास इतना फैल चुका है कि उनको बर्बाद करना बहुत ही इसीलिए तो जानकार कहते हैं कि हमास के कमांडर्स, उनके आतंकियों को आप मार रहे हैं, लेकिन जो हमास की विचारधारा है उसे कैसे खत्म करेंगे? इसीलिए ये मोर्चेबंदी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए ये जंग ज्यादा मुश्किल है। आप रहिएगा। इजराइल की वॉर कैबिनेट के बीच में मतभेद सामने आया है, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। गाजा में सीजफायर पर नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में मतभेद देखने को मिला। वॉर कैबिनेट की बैठक में रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स का बयान सामने आया, जिसमें बंधकों की रिहाई के समझौते को रोकना गलत बताया गया है। अगर सत्ता में रहना चाहते हैं तो समझौता करना होगा, ये बेनी गैंट्स ने कह दिया है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री के बयान से जो इजरायली वित्त मंत्री हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते, यानी कि दो अलग अलग तरह की राय। वॉर कैबिनेट की बैठक में वित्त बेजालेल स्मोट्रिच ने ये बड़ा बयान दिया, हमास से समझौता करना एक शर्मनाक सरेंडर होगा। बेजालेल की तरफ से ये साफ कर दिया गया। यानी कि अलग अलग राय अब इजरायल की वॉर कैबिनेट में देखने को मिल रही हैं और यही मतभेद अब मुश्किल और ज्यादा पैदा कर रहा है। इजरायल की वॉर कैबिनेट में मतभेद सामने आया है। गाजा में सीज फायर पर नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में ये मतभेद है। वॉर कैबिनेट की बैठक में रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स का ये बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि बंधकों की रिहाई के समझौते को रोकना गलत है। रक्षा मंत्री के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं इजरायल के वित्त मंत्री। वॉर कैबिनेट की बैठक में वित्त जो मंत्री हैं बेजालेल स्मोट्रिच, उन्होंने कहा कि हमास से समझौता करना एक शर्मनाक सरेंडर के तौर पर देखा जाएगा। यहाँ सरेंडर नहीं करना चाहिए।